We are going to talk here about coordination in plants. ठीक है जी, as you know that we are studying a chapter of coordination, control and regulation, and up till now जितना भी हमने डिस्कशन किया है इस चैप्टर के अंदर, वो सारा ही डिस्कशन जो है वो एनिमल्स के ऊपर, ह्यूमंस को बेस बनाकर किया गया है. तो वी हैव अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर जो कि प्लांट्स के ऊपर डिस्कस कर रहा है. अच्छा, होम्योस्टेसिस के अंदर भी, इफ रिमेंबर, लास्ट पार्ट हमने डिस्कस किया था वो प्लांट्स के ऊपर था, जहाँ पर्टिकुलरली वी डिस्कस द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. So here also this is a small portion that is discussing about the plants, how coordination goes on in plants. अब अगर आपको याद हो कि इस एनिमल्स वाले पोर्शन में हमने दो तरह की कोऑर्डिनेशन या कंट्रोल या रेगुलेशन डिस्कस की है. एक रेगुलेशन थी इलेक्ट्रिकल रेगुलेशन, इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, और दूसरी रेगुलेशन थी केमिकल कोऑर्डिनेशन. तो इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक हमारा जो डिस्कशन है वो दोनों के ऊपर होगा. जो इस टॉपिक में दो फर्दर टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं. एक टॉपिक में हम पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन की बात करने वाले हैं, और दूसरे टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन या हार्मोनल कोऑर्डिनेशन की. तो ये दो चीज़ें हमने इस टॉपिक में डिस्कस करनी है. तो पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन को, इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स को. और इसके लिए जो एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, दैट्स ऑफ अ कार्निवोरस प्लांट. डू यू नो व्हाट इज कार्निवोरस प्लांट? आई टेल यू. I don't know, have you heard of this name or not, Venus flytrap, but this is a very common or a very famous carnivorous plant. अगर आपने नाम नहीं सुना है तो कम से कम आपने शायद किसी नेशनल ज्योग्राफिक टाइप के चैनल पे देखा हो, या नहीं है तो इस लेक्चर के बाद जाके आप सर्च कीजिएगा तो आपको नेचुरली इसकी जो वर्किंग आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये आपको यकीनन जो इन फॉर्म ऑफ वीडियो नज़र आ जाएगी. तो वीनस फ्लाई ट्रैप जो है पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं. अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन लेट मी जस्ट टेल यू फ्यू फैक्ट्स अबाउट कार्निवोरस प्लांट्स. यस, कार्निवोरस प्लांट, ये मैं ज़रा हाईलाइट कर दूं. इट इज़ अ कार्निवोरस प्लांट. अब आप कहें यार कार्निवोरस एनिमल्स तो सुना हुआ था हमने कि कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं जो दूसरों का शिकार करके खाते हैं. तो कार्निवोरस प्लांट्स तो हमने कभी भी नहीं सुना, बिकॉज प्लांट्स जब भी हम पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं कि दे आर ऑटोट्रॉफ्स. और ऑटोट्रॉफ का मतलब या फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी दे प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो यहाँ पर ये कार्निवोरस का क्या कॉन्सेप्ट आ गया है, तो पहले इसको ज़रा समझना ज़रूरी है कि आपको समझ में आए कि यहाँ पर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं. तो बेसिकली बेटा ऐसा नहीं है कि दीज प्लांट्स आर जो है ना वो कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. नो, दीज प्लांट्स कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस and they can manufacture their own food by the process of photosynthesis. Now the question is that why then we are calling them carnivorous? Are they feeding on some other organisms? So yes, they are feeding on some other organisms. In fact, they are feeding on other animals, insects. ठीक है ना? They are feeding on them. They are eating them. So the question is that a fact? Are they really eating them? Yes, they are really eating them. तो अब एक तरफ हम कह रहे हैं कि they have the potential of photosynthesis, and they do photosynthesis, and they manufacture food by the process of photosynthesis. On the other hand हम कह रहे हैं कि भाई they also eat insects. तो सवाल ही पैदा होता है कि भाई ये तो बात कुछ पल्ले नहीं पड़ रही कि भाई ये इंसेक्ट्स भी खा रहे हैं और ये फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है. तो एक्चुअली द फैक्ट इन दिस स्टोरी इज दैट सीन ये है या कहानी ये है कि दे आर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस एंड दे कैन सर्वाइव by doing photosynthesis, but these plants actually live in an environment जो कि nitrogen deficient होता है. These plants usually live in an environment जो nitrogen deficient होता है, यानी जहाँ हवा में नाइट्रोजन का जो कंटेंट है वो भी कम होता है, और अगर वहाँ कम नहीं है जो सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन के मिनरल्स होते हैं, नाइट्रेट्स हैं, नाइट्राइट्स है, द सॉइल इज डेफिशिएंट इन दोज मिनरल्स. आप समझ रहे हो कि बेसिकली कार्निवोरस प्लांट्स का जो कॉन्सेप्ट है ना वो कहाँ से ड्राइव होता है कि दे आर क्वाइट ओके, दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, दे कैन मैन्युफैक्चर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, बट द प्रॉब्लम दे आर फेसिंग दैट दे आर लिविंग इन अ हैबिटेट जहाँ पर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होती है. एंड यू शुड नो एट दिस लेवल, क्योंकि आप एएस लेवल बायोलॉजी में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ के आए हो, यू ऑल नो दैट whether the plant or an animal needs protein for the growth, for the building.
जो ग्रोथ और बिल्डिंग है उसके लिए एवरी सिंगल ऑर्गेनिज्म नीड प्रोटीन, और प्रोटीन कैन नॉट बी फॉर्म विदाउट अमाइनो एसिड्स, एंड अमाइनो एसिड्स कंटेन द कंटेंट ऑफ नाइट्रोजन. So if they are living in an environment where nitrogen is deficient, so obviously what is the problem they are going to face, that they will be able to make compounds like glucose or even fats by the process of photosynthesis, but normally the plants can fix nitrogen from their soil by using bacteria or by some other means. But as these plants are living in nitrogen deficient environment, so they will be deficient for nitrogen. And to compensate the or to fulfill or to जो है ना वो fill up this space of deficiency of nitrogen, they are using insects, because insects जो है वो क्या होगा कि दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स उनमें होंगे, प्रोटीन है ना उनके अंदर. तो बेसिकली दे आर ईटिंग इंसेक्ट्स और दे आर ब्रेकिंग द इंसेक्ट्स डाउन टू जस्ट फॉर द नाइट्रोजन, फॉर द सेक ऑफ नाइट्रोजन कंटेंट, कि वो उनसे रेडी मेड नाइट्रोजन कंटेंट ले लेंगे और उसे फिर वो अपनी बॉडी की बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे. तो दैट्स द होल आइडिया ऑफ अ कार्निवोरस प्लांट, कि जो कार्निवोरस प्लांट होता है इट इज़ नॉट लाइक वो ग्रीन नहीं होता, इट इज़ नॉट लाइक कि जो कार्निवोरस प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता. नो, इट्स लाइक अ नॉर्मल प्लांट. बट अगर वो इंसेक्ट्स को ऊपर फीड नहीं करेगा तो क्या प्रॉब्लम होगी कि वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट हो जाएगा. नाइट्रोजन ना होने की वजह से क्लोरोफिल में भी नाइट्रोजन होती है, वो भी उसकी कम हो जाएगी, प्रोटीन्स की बॉडी में बनना कम हो जाएगा, एंड ऑल दिस कैन लीड टू द डेथ ऑफ द प्लांट ऑब्वियसली. तो दैट इज व्हाई द नेचर हैज गिवन दैट पर्टिकुलर वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एडेप्टेशन टू फीड ऑन इंसेक्ट्स फॉर दिस नाइट्रोजन पार्ट. ठीक है ना. अच्छा, इसमें बहुत सारे प्लांट्स हैं. वी हैव अ पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, और भी बहुत सारे तरह के प्लांट्स हैं, एंड यू विल सी द वीडियो इन द एंड ऑफ द लेक्चर अबाउट ऑल दोज प्लांट्स ऑल्सो. सो बहुत सारी तरह के प्लांट्स हैं इसके अंदर जो आते हैं पर्टिकुलरली टू शो हाउ दीज प्लांट्स आर वर्किंग. वीनस फ्लाई ट्रैप की एग्जांपल आपको दी गई है. इट्स अ प्लांट जो कि फ्लाई को ट्रैप करता है और इसका जो लीफ है वो मॉडिफाई हुआ होता है. तो वो हम अभी आपको डायग्राम में ड्रॉ भी करके दिखाएंगे और फंक्शन भी बताएंगे. पर्टिकुलरली वी आर गोइंग टू टॉक इट इन इलेक्ट्रिकल वे, कि इलेक्ट्रिकल वे ऑफ जो है ना वर्किंग क्या है वो हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर. ठीक है ना. तो लेट्स टॉक अबाउट नाउ दैट हाउ वीनस फ्लाई ट्रैप स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड फॉर कैप्चरिंग द इंसेक्ट्स एंड हाउ दिस वर्किंग इज कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकली. क्या हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करते हैं. तो हाउ द वीनस फ्लाई ट्रैप लुक लाइक एग्जैक्टली. Actually the flower or the leaf, we can not say for sure, but actually it is a flower. ठीक है. ये modify हो जाता है into okay like this. ठीक है. Stiff hard edges, and this bed, this main lobe, the bed is quite juicy, attractive in color, highly colorful, juicy, appears juicy, colorful, along with some hairs like this. So let me just label them quickly. This is the hinge region. Stiff hairs, soft hairs. This is the lobe of the leaf, and then this part juicy nectar, juicy nectar. ठीक है जी. तो ये जो है कहानी चल रही है. अब होता ये है, बड़ा सिंपल सी वर्किंग है, बहुत आसान सी वर्किंग है, मेरे ख्याल बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी इफ़ यू लिसन केयरफुली. कि व्हेन एन इंसेक्ट, कोई भी इंसेक्ट जो है आकर, चूंकि इंसेक्ट कैसा आएगा यहाँ पर, बिकॉज the colorful part, the juicy nectar, the juicy, colorful, attractive nectar is attracting the insect. Normally, this lobe are open like this, and the juicy nectar are visible from far away. तो अब क्या है, कोई भी इंसेक्ट इससे अट्रैक्ट हुआ और अट्रैक्ट होकर वो आकर इस लोब पर बैठा. इट्स अ लोब लाइक दिस. तो यहाँ पर वो बैठा.
अब जाहिर इंसेक्ट है तो इट इज नॉट गोइंग टू रिमेन स्टेशनरी, वो वॉक करेगा जूसी नेक्टर को सक करने के लिए। तो बेसिकली ये जो छोटे छोटे हेयर्स है ना, ये स्टिमुलस जनरेट करने वाले हैं। क्या मतलब, जैसी इंसेक्ट आकर बैठा और उसके बैठने से कोई हेयर डिफ्लेक्ट हुआ, हेयर ने मूव किया, दैट्स अ फर्स्ट सिग्नल, दैट्स द फर्स्ट सिग्नल, बट द लोब इज नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड फॉरन से, ठीक है, दैट्स अ फर्स्ट सिग्नल। एंड इफ विद इन 20 to 25 सेकेंड्स, लिसन केयरफुली, इंसेक्ट आया, लोब से अट्रैक्ट होकर इंसेक्ट पहुंचा है और लोब पर आके इंसेक्ट अट्रैक्ट हुआ और बैठा है। जब बैठा है, बैठते ही उसने कोई हेयर को डिफ्लेक्ट किया और वहां से जूस सक करना शुरू किया, जाहिर थोड़ा सा सक वहां से करेगा, फिर आगे जाएगा। अब जैसे ही वो मूव करेगा, या तो उसने उसी हेयर को दोबारा डिफ्लेक्ट किया आफ्टर 20 or 20 विद इन 20 to 25 सेकेंड्स, या फिर उसने उसी हेयर को जो है ना वो सेम हेयर को डिफ्लेक्ट किया आफ्टर 20 विद इन 20 to 25 सेकेंड, या किसी और हेयर को डिफ्लेक्ट किया विद इन 20 to 25 सेकेंड। याद रखिएगा, पहले डिफ्लेक्ट किया तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी शुरू हो जाती है, आई टेल यू व्हाट एक्टिविटी स्टार्टेड। लेकिन जैसे ही वो सेकंड हेयर को डिफ्लेक्ट करता है, जैसे ही वो तो विद इन नो टाइम दीज लोब्स व्हिच आर लाइक ओपन लाइक दिस अप टिल नाउ, दे गेट क्लोज लाइक दिस, they get just closed like this. You can see my hands, these get closed like this, and when they get closed, the outer stiff edges just interlock with each other like this, with small spaces, very small spaces in between them, but otherwise they interlock, ठीक है। And when they interlock, then digestive enzymes are released within the closed lobe, and those digestive enzymes are going to digest all the insects inside the lobe, और फिर वो डाइजेस्ट करके उसको प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके वो प्रोटीन इस्तेमाल होगा। बाकी जो इंसेक्ट अगर बॉडी उसकी बच गई है, जब लोब वापस अपनी एक्टिविटी के बाद दोबारा लूज होके खुल जाएगा, तो ओनली वो इंसेक्ट ड्राई आउट हो जाएगा, तो सिंपली बाय द ब्लो ऑफ विंड वो वहां से हट जाएगा। तो दैट्स क्वाइट सिंपल सुनने में, एंड ऑब्वियसली इट इज इलेक्ट्रिकली कंट्रोल। आई विल टेल यू द इलेक्ट्रिकल स्टेप्स जो मैं अभी आपको बताऊंगा, बट फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द वर्किंग। क्या वर्किंग है? इंसेक्ट इज कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, इंसेक्ट ने आते ही डिफ्लेक्ट किया अगर किसी हेयर को, दैट्स द क्या कहते हैं, अलर्ट फॉर द वीनस फ्लाई ट्रैप। देन विद इन 20 to 25 सेकेंड अगर उसने दोबारा सेम हेयर को डिफ्लेक्ट किया या किसी और हेयर को डिफ्लेक्ट किया, फॉरन से एक्शन होगा, लोब विल गेट क्लोज and ultimately cause the digestive secretions or enzymes to release on the insects जो कि उसको digest कर देंगे। That's how it's working, ठीक है। तो just quickly draw this diagram, I'll rub this diagram and then will tell you the electrical steps जो इस coordination में जो electrical activity हुई है, जिसकी वजह से that's अच्छा हम कैसे कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल है, इसके लिए हमारे पास एक बड़ी हिंट ये है कि काफ़ी ज़्यादा क्विक एक्टिविटी है। अगर आपको याद हो डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन इज कि इलेक्ट्रिकल जो कोऑर्डिनेशन होती है काफ़ी क्विक होती है। तो आप यहाँ देखें, विद इन after the second deflection takes place, within no time, within seconds, fractions of seconds, ये लोब बंद हो जाता है फट से, ठीक है। I'll show you in the end of the video, in the end of the lecture in a video कि कितना जल्दी ये प्रोसेस होता है, ठीक है, पलक झपकते ही जो हो जाता है, ठीक है। तो just draw this diagram and label it, and then I'll write down the steps for you guys, ताकि आपको समझ में आए कि exactly क्या steps आपको इसमें लिखने हैं। क्विकली इसको आप कर लें। अच्छा जी, डायग्राम अगर आपने ड्रॉ कर लिए तो नाउ आई विल टेल यू और आई विल राइट द स्टेप्स जो कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन के। आई होप यू अंडरस्टैंड द वर्किंग, ठीक है। माइक्रो इलेक्ट्रोड जो हैं लीफ सेल्स में, वो जब कोई भी एक्टिविटी होगी, दे आर द पार्ट्स, ये रिसेप्टर्स हैं जो कि डिटेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल चेंज को, पोटेंशियल डिफरेंस के चेंज को, ठीक है बेटा। व्हाट हैपेंस, जैसे इंसेक्ट आके बैठता है तो डीपोलराइजेशन में लगा, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू इलेक्ट्रिकली कि जब कोई रिस्पॉन्स हो रहा है इसका मतलब है डीपोलराइजेशन का सिग्नल होगा ना। जब कोई एक्टिविटी होने वाली है इसका मतलब है सिग्नल ऑफ डीपोलराइजेशन आएगा, सिग्नल ऑफ डीपोलराइजेशन। आपने कुछ किया है क्या? लाइट कम कैसे हो गई कमरे की? अच्छा, मोबाइल की लाइट कम हुई। ओके, डीपोलराइजेशन अकर्स, एंड अगर आपको याद हो तो डीपोलराइजेशन जो हमारे अंदर होती थी, हमने चैप्टर के शुरू में पढ़ी है, दैट इज ड्यू टू द इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, दैट इज ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। यहां पर जो डीपोलराइजेशन है, इट इज एक्चुअली
हाउ इट इज कॉज्ड, यहां पर मैं बताऊं, यहां 3 आइन इन्वॉल्व है, कैल्शियम आइन, क्लोराइड आइन एंड पोटेशियम आइन। कैल्शियम आइन इज द सिग्नल, यानी अगर आपको याद हो जैसे एसिटाइल कोलिन आता था, एसिटाइल कोलिन आता था और जब वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे लगता था तो फिर सोडियम आइन इन्फ्लक्स करके वहां डीपोलराइजेशन कराते थे। तो आप समझो कि यहां पर जो एसिटाइल कोलिन वाला रोल है ना, वो कैल्शियम आइन प्ले करते हैं, ठीक है। एंड डीपोलराइजेशन इज ड्यू टू, is caused by outflow of chloride ion। आपको याद है डीपोलराइजेशन में क्या होता था, अंदर जो है वो पॉजिटिविटी बढ़नी चाहिए सेल के अंदर, तो अब यहां वहां पॉजिटिव आयन अंदर जाता था तो पॉजिटिविटी बढ़ती थी, यहां नेगेटिव बाहर निकलेगा, कंपेयर करके याद करो तो पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो डीपोलराइजेशन इज कॉल्ड बाय आउटफ्लो ऑफ। उसके बाद रीपोलराइजेशन यहां पर सेम ही तरीके से होती है, दैट इज रीपोलराइजेशन is caused by outflow, further outflow of potassium ion। यानी अंदर से एक नेगेटिव निकला 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 क्लोराइड की फॉर्म में, तो क्या हुआ, हमने देखा कि जो है ना वो नेगेटिविटी आ गई अंदर से, अब सॉरी अंदर पॉजिटिविटी आ गई, अब जो है वो पोटेशियम बाहर निकलना शुरू करेगा, तो वापस क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल रहा है तो अंदर फिर से नेगेटिविटी आना शुरू हो जाएगी, दैट रीस्टोर्स द थिंग, ठीक है। और एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब जनरेट हो रहा होगा तो ट्रेवल्स थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, याद है प्लांट है, इसमें प्लाज्मोडेस्माटास होंगे जो कि कनेक्शंस होते हैं बिटवीन टू सेल्स ड्यू टू द सेल वॉल और इन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल, ठीक है ना, ये है। अब अगर इसमें, ये तो हो गई ओवरऑल इन जनरल डिस्कशन हो गई कि इन जनरल क्या हो रहा है कि माइक्रो इलेक्ट्रोड्स डिटेक्ट करेंगे, डीपोलराइजेशन जो है वो क्लोराइड आयन की वजह से होगी, रीपोलराइजेशन जो है वो पोटेशियम आयंस की वजह से होगी, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो आएगा वो प्लाज्मोडेस्माटा से थ्रू ट्रेवल करेगा। अब एग्जैक्टली जब एग्जामिनर सवाल पूछेगा कि भाई एग्जैक्टली हाउ द एक्टिविटी टेक्स प्लेस, जो मैंने आपको समझाया है कि भाई कैल्शियम रिलीज होगा और जो है ना वो लोब कब बंद हो जाएगा, डिफ्लेक्शन कब होगी, वो मैं अब आपको बताऊंगा। पहले इसको नोट कर लीजिए, पहले इसको नोट कीजिए बेटा। These point will help you particularly जब आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भाई हाउ द एक्शन पोटेंशियल इज कंट्रोल्ड इन वीनस फ्लाई ट्रैप, तो फिर वहां पर आप बताओगे कि वीनस फ्लाई ट्रैप जो है उसके अंदर जो डीपोलराइजेशन फेज है वो क्लोराइड की वजह से आता है, रीपोलराइजेशन इज बाय पोटेशियम। अगर आपने पॉइंट्स नोट कर लिए हैं तो अब हम क्वेश्चन का फाइनली आंसर आपको लिखने जा रहे हैं कि एग्जैक्टली ये एग्जाम मार्किंग स्कीम का आंसर मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको एक ही झटके में पूरा आंसर समझ में आ जाए। तो व्हाट्स हैपनिंग इन वीनस फ्लाई ट्रैप, दैट स्टेज नंबर 1 इज सेंसरी हेयर इज डिफ्लेक्टेड। व्हेन द इंसेक्ट कम्स, आप चाहो इसमें ऐड कर दो कि सेंसरी हेयर व्हेन द इंसेक्ट अराइव्स, तो सेंसरी हेयर इज डिफ्लेक्टेड। व्हेन सेंसरी हेयर इज डिफ्लेक्टेड देन स्टेप 2 और स्टेज 2, स्टेज 2 क्या आ जाता है, कैल्शियम आयंस, अभी जो मैंने बताया था वर्क एज अ न्यूरोट्रांसमिटर, कैल्शियम आयंस channels at the base of the hair open, base जो hinge point था, at the base of hairs open, जो हेयर डिफ्लेक्ट हुआ है उसकी बेस पर कैल्शियम आयन चैनल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। जैसे ही वो ओपन होंगे एंड जनरेट receptor potential, generates receptor potential generate करेंगे and they will wait within 20 to 25 seconds, comma, if two hairs or if two hairs or second hair I should say, second hair is stimulated or same hair
is stimulated twice, तो अब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। अभी तक रिसेप्टर पोटेंशियल था, एक्शन पोटेंशियल अब जनरेट होगा, ठीक है ना। एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा और मैंने आपको बताया था कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने का तरीका क्या है यहाँ पर, कि क्लोराइड आयन जो है वो आउटफ्लो करेगा और डीपोलराइजेशन कॉज करेगा। तो क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल is generated and spread across the lobe. ठीक है, यानी वहां जब दोबारा डिफ्लेक्शन होगी, फौरन से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, पूरे लोब पर स्प्रेड कर जाएगा। जब पूरे लोब पर स्प्रेड हो गया बेटा, फिर क्या होगा, लोब क्लोजेस एंड स्टिफ एजेस interlock with each other, trapping the insect inside, and release of digestive enzymes by exocytosis of the vesicles। सही है जी, रिलीज ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाय एक्सोसाइटोसिस ऑफ द वेसिकल्स। ये वेसिकल्स लिख दिया मैंने। अब समझ में आ गई आपको ये बात कि क्या एक्टिविटी और किस तरह से एक्टिविटी हो रही है व्हेन सेंसरी हेयर इज रिफ्लेक्टेड, कैल्शियम आयन एट द बेस ऑफ द हेयर्स ओपन एंड जनरेट्स रिसेप्टर पोटेंशियल। अगर 20 से 25 सेकंड के अंदर दोबारा से वही हेयर डिफ्लेक्ट हो जाता है या कोई और हेयर डिफ्लेक्ट हो जाता है, देन एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड, स्प्रेड quickly, and then lobe will get closed, stiff edges will interlock with each other, trapping the insect inside and will not allow insect to leave easily, and now the release of digestive enzymes will take place by the process of exocytosis of the vesicles, जो कि उसके सेल्स के अंदर मौजूद है। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है, that's not all about it। इंशाल्लाह we will be discussing the remaining part of this। एक्चुअली मैं थोड़ा सा रिपीट करके फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसे डिस्कस कर दूं। आज के लेक्चर को यहीं पर ही एंड कर देते हैं बिकॉज टाइम हमारे पास पूरा हो चुका है। इंशाल्लाह सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।